अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा और उनके साथ हैं जी सुमित जैन साहब। हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने कोई शो करना है और हमने क्या टॉपिक करना है, तो उसके लिए मैंने रोहित शर्मा से पूछा तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं शो कर लूँ। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम तीनों में से शो कर कौन रहा है। फिर रोहित जी ने बताया कि मैं शो कर रही हूँ, इसलिए कि इस किस्म के फजूल टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो मैं और सुमित सर करते, रोहित नहीं करते। लेकिन फिर भी सुमित सर, आपका क्या ख्याल है, कौन सा फजूल टॉपिक हम आज बात करने लगे जो रोहित को नहीं पसंद? पता नहीं, मुझे तो टॉपिक नहीं पता बुलाया क्यों है आपने। मुझे तो खुद को नहीं पता कि बुलाया किसके लिए और टॉपिक है क्या। मुझे लगता है कि हम अपने जो कपड़ों के रंग है उसके बारे में बात करने वाले थे कि हमारा जो रंग है तीनों में ये येलो येलो बीच में क्यों आ रहा है और डटी फेलो वाला काम कौन करने वाला है आज। ये बिल्कुल मेरे ख्याल है रोहित बताएंगे। रोहित, आज टॉपिक क्या है, ऑडियंस को ये तो बता दें। टॉपिक ये है कि महाकुंभ में, डेमोक्रेसी के महाकुंभ में जनता भगवान होती है। जनता ने अपना फैसला दे दिया और कौन जीतने वाला। तो फिर बताइए कौन जीतने वाला है। आप सबसे पहले रोहित से ही शुरू करते हैं। रोहित, क्या हाल है इलेक्शंस का इस वक्त, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जा रही है? आपको करना भी पड़ेगा। आप मैं ही इंडिया में बैठा हूँ, बाकी दोनों एक चाइना में एक पाकिस्तान में बैठ के नहीं बता सकता कि मेरे कंट्री में कौन जीतेगा। इसलिए मैं बताऊंगा हमारी कंट्री में, नॉट की मेरी कंट्री में। नहीं, आप इतने साल से बाहर रह रहे हैं, आपकी तो शक्ल भी अब चाइनीज टाइप हो गई है। नहीं, नूडल्स खा के नहीं। आप मुझे बताइए ना रोहित, क्या इस वक्त क्या हाल है और कौन जीत रहा है? देखिए, एक कांटे की टक्कर है। क्या बीजेपी के लोग भी अब कुछ चीजें मानने लगे हैं। जैसे कि जो मेरी बात हुई, बीजेपी के बहुत खास लोगों से बात नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं जो कि बहुत वोकल रहते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, वो मान रहे हैं कि 350 तो एक ऐसा टारगेट है जो कि शायद ना हो पाए। ठीक है ना। हाँ, उससे कम हो सकता है 272। मेरी थिंकिंग ये है कि 272 टच कर सकती है, या मुश्किल है 272 टच, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बीजेपी के जो कट्टर सपोर्टर्स है वो कह रहे हैं कि राजस्थान में 3-4 सीट्स लूज कर सकते हैं, महाराष्ट्र में दे कैन लूज सम सीट्स। अच्छा, सबसे बड़ी चीज कि बीजेपी के पास हर जगह जहां पे भी बीजेपी, महाराष्ट्र में एक्सट्रीम पे थी, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, दिल्ली में 7 में से 7, तो बीजेपी इसमें इससे ज्यादा गेन नहीं कर सकती ना। तो ऊपर जाने का स्कोप वहां पे है जहां पे इन्होंने फुल सीट्स नहीं ली थी। साउथ इंडिया में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं दिख रही है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है और कैसा होता है। अभी तक मेरी निगाहों में यह है कि 272 टफ। वाकई में सुमित सर ऐसा है? मुझे लगता है, लेकिन आपकी नजर तो होगी ना भारत पे। हाँ, मेरी पूरी नजर है। मैं भी कुछ अच्छे लोगों से बात करके आता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं कुछ सूंघकर नहीं आया हूँ, ना ही कुछ पीकर आया हूँ, ना ही कुछ मैंने स्मोकिंग करी है। मैं बिल्कुल होशो आवाज में हूँ और उसके बाद बात कर रहा हूँ कि जितना मोदी जी लास्ट टाइम लेकर आए थे, आंकड़े ये बताते हैं कि उससे ज्यादा आने वाले हैं। नंबर्स, कोई बोलता है 350, कोई 325, कोई 310, इससे नीचे किसी ने भी बात नहीं करी है। प्लस माइनस 310 में हो सकते हैं 5-6 नीचे हो जाएं, ऊपर हो जाएं, पर जितनी सीटें लास्ट टाइम बीजेपी लेकर आई थी 303, उससे ज्यादा वोटें आने वाली हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि 272 भी टफ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राहुल गांधी नहीं आ रहे, ये पक्का है मुझे। जितना मर्जी कोई बोल दे, जितने बोरे वाले लाइनें लगाकर बैंकों के खाते खोलने शुरू कर दिए कि ये अब तो 8500 रुपए महीने के मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले। वो इस ख्वाब में जीते हैं, जीते रहेंगे। उनको जो फ्री राशन मिल रहा था 80 करोड़ लोगों को, जिसमें से 75 करोड़ तो जिहादी ही ले जाते हैं, क्योंकि जो जिहादी हैं उनके सबके 3-3 आधार कार्ड बने हुए हैं। वो जो 30 करोड़ हैं उसमें से अब 25 करोड़ के तो 3-3 आधार कार्ड हैं, तो 75 करोड़ तो वही हो गए। मुझको भी सबसे ज्यादा गरीब तो वही हैं पूरी दुनिया में। तो इसलिए यही काम होने वाला है। ये जो फ्री का राशन, फ्री की दवाइयाँ, फ्री के इलाज, वही काम होंगे और कुछ नहीं होगा। ये 8500 रुपए महीने वाला काम नहीं होने वाला, जितना मर्जी कोई भंडे डाल ले। दूसरी बात, अब इतना काम, पहली बात तो ये है कि जैसे रोहित भाई ने कहा, हम उसी के ऊपर बात करते हैं। ये कहते हैं 272 भी टफ है। अगर इतना ज्यादा काम करने के बाद मोदी जी का,
उसके बाद भी 272, मैं इनकी आर्गुमेंट को ही आगे लेता हूँ, उसके बाद भी 272 अगर टफ है तो लानत है मोदी जी की इतना काम करने की, कि इतना काम करने के बाद भी अगर, और इतनी कैंपेनिंग करने के बाद भी, और इतने निकम्मी ऑपोजिशन के बाद भी अगर वो 272 भी पहुंच नहीं सकते, तो मुझे लगता है मोदी जी को वैसे ही संन्यास लेना चाहिए कि भाड़ में जाओ सारे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, आप ही संभाले। जैन साहब, काम तो अटल जी ने भी किया था, काम तो अटल जी ने भी किया था, और अटल जी ने जब 2004 में हारे थे तो कोई नहीं जानता था और कोई बोल भी नहीं रहा था कि अटल जी जीतेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो लेके डूबता है। जो अलायंसेस हैं इस बार के, खास तौर से आंध्र प्रदेश में जगन के साथ अलायंस करना चाहिए था, किया आपने चंद्रबाबू के साथ, जितना जगन ने है सबको पता है। मैं एक कुछ सीट के बारे में बता सकता हूँ। नागौर की सीट पिछली बार हनुमान बेनीवाल जीते हैं बीजेपी के साथ अलायंस में, इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। क्यों? ज्योति मिर्धा आ गई है बीजेपी में। ज्योति मिर्धा 2 बार हारी मां से यार। अच्छा, आगे रतलाम की सीट, ठीक है, कांतिलाल भूरिया की सीट है, 5 बार से वो एमपी थे, पिछली बार पहली बार हारे थे, वो भी बहुत बहुत छोटे मार्जिन से। इस बार वो वापस जीत सकते हैं। आपके पास वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अच्छा, काम अटल जी ने बहुत अच्छा किया था अलायंसेस, और उसके बाद डिपेंड ये भी करता है कि आप किस एंगल से अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीजों के फैक्टर पे काम का और इलेक्शन रिजल्ट से कोई रिश्ता ही नहीं है। काम तो बहुत अच्छा अखिलेश यादव ने भी किया था यूपी में। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ आपकी बात। मुझे लगता है होम मिनिस्टर आपने डिक्लेयर कर ही दिया उनको कि होम मिनिस्टर तो अखिलेश यादव भी बनने वाले अगली बार, और 8500 रुपए हर एक की लेडीज के घर में आने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने यूपी में काम किया था, मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है आज। या तो आपने अखबार नहीं पढ़ा है, मुझे अखबार की जरूरत नहीं है रोज भाई, हमें रियलिटी पे जीना चाहिए। टोटी चोर, आप जिन रोड से देहरादून गए थे वो सारी अखिलेश यादव की टाइम की थी। आपने जितने नोएडा में जितने सबवेज बने 80% अखिलेश यादव के टाइम के हैं। दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे और उसके बाद कंट्रोवर्सी भी हुई थी, अब आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे की कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आज सब उसकी तारीफ करते हैं, अखिलेश यादव के टाइम पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम अखिलेश का अच्छा था, लेकिन काम वैसे इनफैक्ट मायावती ने भी किया था, काम बहुतों ने किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, अखिलेश तो 25 बार बोल चुके जितने प्रोजेक्ट्स बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है सारे मेरे टाइम के हैं, लेकिन उससे नहीं फर्क पड़ता। अखिलेश यादव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए और मोदी वेव के सामने अखिलेश यादव हार गए। तो ये नहीं है, दिस डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। काम की बात करेंगे तो काम मनमोहन सिंह के इंडिया अमेरिका रिलेशंस के पीक किसी भी अच्छे एनालिस्ट से पूछ लीजिए, मनमोहन सिंह का टाइम पे थी सिविल न्यूक्लियर डिफेंस, तो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है आज। डिफेंस के कौन उसको प्रोजेक्ट अच्छा कर पाता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी ने भी काफी काम किया है पिछले 10 साल में, और इस बार जो वोट्स हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो उसमें सीट्स उतनी क्यों नहीं आ पा रही जिससे कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी कह सके कि हाँ जी हमने जो नारा लगाया था 400 पार वो हो जाएगा, वो क्यों नहीं हो पाया? या वो वैसे ही एक सियासी स्टेटमेंट था? आजू जी पहली बात ये होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जितना काम किया है उतना काम शायद मेरे हिसाब से पिछले 30 से 40 साल में नहीं हुआ है, सच बात ये। लेकिन विक्ट्री तब आती है जब आपके अलायंसेस अच्छे होते हैं। विक्ट्री तब आती है जब आपका ऑपोजिशन साइड फ्रेगमेंटेड होती है। इस बार ऑपोजिशन साइड के पास अलायंस है और कुछ भी कर लीजिए उनके वोट्स बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार फ्रेगमेंटेड, 2 बार बीजेपी को फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन मिला है, इस बार नहीं मिला। ये सोचने की बात है। और आप देख लीजिए कि लास्ट टाइम अराउंड मतलब 2019 बालाकोट यूफोरिया, 2014 उसमें जितने वोट्स बीजेपी को मिले थे उससे ज्यादा वोट्स कांग्रेस और सेकंड ऑपोजिशन को मिले। ये चीजें मुझे डराती हैं कि क्या 2004 रिपीट होने वाला है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट वो टीवी पे नहीं बोल रहे होंगे, हिम्मत नहीं है उनमें बोलने की। मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरे रिश्ते सबसे अच्छे, कांग्रेस से भी अच्छे हैं मेरे रिश्ते, मेरे बीजेपी से भी अच्छे, मेरे आरएसएस से भी अच्छे, लेकिन सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। जी सुमित सर, वाकई में सच बोलने की हिम्मत है।
देखिए, पहली बात ये है कि जैसे इन्होंने बोला कि अखिलेश ने बड़ा काम किया, मायावती ने मैं बड़ा काम किया। तो अगर इनको लगता है, फिर तो लगता है कि केजरीवाल ने भी दिल्ली में बड़ा काम किया होगा इनके हिसाब से, पंजाब में भी बड़ा ही ज़बरदस्त काम वो करता जा रहा है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही आंकड़े हैं, और मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने भट्टा बढ़ा दिया था अपने टाइम पर, क्योंकि बेशर्मी से एग्रीमेंट कर लिए थे चाइना के साथ जाकर पप्पू ने 2008 में। उसके बाद हम ये बोलें कि भई ओ हो मोहन सिंह रिमोट कंट्रोल वाले सबसे बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री थे। बहुत काम हुआ था, सारी कंट्री का भट्ठा बैठ गया था। फ्रेजाइल 5 में हम आ गए थे, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट था वो। तो अगर हम ये बोलते हैं कि भई मनमोहन सिंह बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री थे, बहुत काम किया, हैट्स ऑफ टू दीज़ कांग्रेसीज़ जो ये बोलते हैं कि भई मोहन सिंह के टाइम पर बहुत जबरदस्त काम हुआ था। और ये हालत थी कि हमारे यहाँ पर अटैक होते थे पाकिस्तान की तरफ से, और हम रेड कार्पेट देते थे टेररिस्ट को। इतना जबरदस्त हमारा इकोनॉमिस्ट और इतना स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री था कि टुच्चू सो कंट्री पाकिस्तान, उससे भी डर के रहते थे हम लोग कि कहीं अटैक ना कर दे। और यूनाइटेड नेशंस में जाकर वो बोलते थे, देखो जी, इनको बोलो हमारे ऊपर अटैक ना किया करें। ओ भई, भारत का प्रधानमंत्री, और ये टुच्ची बातें कर रहे हो जाकर तुम। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम किया था कि भई पूछो मत। हम तो इतना सेफ फील करते थे कि भारत को छोड़ के ही चले गए, कि इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे एज़ फार एज़ काम इज़ मैंने कुछ कंसर्न्ड, बोला नहीं, मैंने ऐसा भी तो कुछ मैंने बोला कुछ नहीं। बोला नहीं। मैंने ये मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जितना काम हुआ है 30 साल में नहीं हुआ। बट सोचने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या कांग्रेस भी ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि काम हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम पे। ठीक है, नहीं कांग्रेस करी, तो उन्होंने कभी भी नहीं डिनाई किया। पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर में नहीं किया उन्होंने। दे हैव नॉट सेड इट। रोहित मनमोहन भाई, सिंह की गवर्नमेंट, अच्छा मैं कोई जस्ट मिनट, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं सामने सच रख रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा कि दूसरी ऑपोजिशन ने क्या काम किया है, तो वो आपको नहीं दिख रहा होगा। फैक्ट इज कि मेरे मेरे बीजेपी से जो रिलेशंस हैं वो अलग हैं, कांग्रेस, मैं कोई किसी का वो तो नहीं हूँ, किसी का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, तो मैं उसके स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं बात कर सकता। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए। आप इस मैं भी गवर्नमेंट के, फैक्ट्स अच्छा के ऊपर ही जस्ट मैं भी फैक्ट्स के ऊपर ही बात कर रहा जस्ट हूँ मिनट रोहित भाई। आपने जस्ट बोला, मिनट मैं आंसर ही दे रहा हूँ आपको। आप तो मेरे साथ लड़ने लगे हो। सुमित जी आपने बोला कि केजरीवाल ने बहुत काम किया होगा। अच्छा, केजरीवाल ने काम नहीं किया तो दोबारा जीत के कैसे आ गए यार? और वो भी लैंडस्लाइड मेजॉरिटी। बीजेपी सिर्फ 3 सीट लाई, 6 लाई नेक्स्ट टाइम राउंड। कैसे जीत के आ गया, कोई बता सकता है? बहुत मतलब बढ़िया। तो मैं ये कौन सी नशे की गुट्टी पी है आपने? कौन सा नशा किया? वो इमरान खान वाला? नहीं, राहुल गांधी वाला, इमरान जो खान को मत आपको दिया था, बताइए। उन्होंने मुझे भी भेजा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। तभी मैंने बोला है कि आज शो से नहीं, पहले ना तो मैं दारू पी के आया हूँ, ना मैंने राहुल गांधी वाला नशा किया है, जो सुबह-सुबह उठ के वो करता है। ऐसा ना तो बात कर रहे थे, राहुल गांधी तो जो मैं हम मानता हूँ, ही इज नॉट फिट टू बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट, या ही इज नॉट फिट टू बी द लीडर। अगर राहुल गांधी कांग्रेस में नहीं होते तो कांग्रेस आज की पोजीशन से फॉर बेटर होती, नो डाउट अबाउट इट, और मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन ये बात कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया और केजरीवाल उसके बाद दोबारा जीत गया, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या होगा, या पूरी दिल्ली को 2 करोड़ लोगों को नशा दे दिया है। ये चलिए, बात वो दिल्ली वाले, आप तो दिल्ली सोचना वाले हैं नहीं, आप तो नोएडा में रहते हैं, तो आपको इसका बारे में अच्छा, पता नहीं आप होगा। चाइना में बैठ के ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। मैं बॉर्डरिंग नोएडा में बैठ के खराब बता रहा हूँ। सर, आप तो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर शो करते हैं, तो आपको पाकिस्तान के बारे में इतना कैसे पता है? अब इसके ऊपर बात करेंगे तो ऐसा कोई बात हो नहीं सकती है। नोएडा में आप रहता हूँ तो दोनों फिर मुझे लड़िए पता कैसे नहीं, नहीं है? आप दोनों लड़िए नहीं, मगर वो फिर आएंगे तो लड़ूंगा, फिर मोदी मतलब जी आएंगे, तो मोदी जी, ये बात की वो गारंटी मैं पाकिस्तान से डेफिनेटली ये तो है। मैं भी बोल रहा हूँ, वो ये तो मैं मैं भी बता रही हूँ बोल रहा हूँ। पाकिस्तान से मिलके कि मोदी जी ही आएंगे। मेरी जितने भी वीडियोस हैं या कहीं पे भी ये आप बोल दो, ये बता दो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले, ऐसा मैंने बोला है। मैंने ये बोला है, यस ही इज कमिंग बैक, लेकिन विल ही टेस्ट 272 और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज जी कि बीजेपी आ रही है, 300 पार कर रही 100%, है। ये मैं गारंटी से ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बीजेपी इज कमिंग बैक, बीजेपी इज कमिंग बैक, लेकिन मेजोरिटी हो ना हो, एनडीए को मेजोरिटी मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, 2 दिन रह गए हैं, आरज़ू विल कम टू नो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन मुझे अब आप लोग ये बताइए, हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ भी आइए, हम भी चाय वाय पिलाएंगे आपको। तो हमारे यहाँ से जी कहा गया कि कश्मीर जो है फॉरेन टेरिटरी है,
ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात हुई, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये बात जो खैर उस पर बहुत लोग एतराज कर रहे हैं पाकिस्तान से कि गलत कहा गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इस स्टेटमेंट को कैसे देखता है? सबसे हम तो बिल्कुल देखते नहीं है, वी डोंट टेक पाकिस्तान एनीवेज वेरी सीरियसली, और वहाँ की स्टेटमेंट को तो वैसे ही हम सीरियसली लेते नहीं है। दूसरी बात यह है कि एटलीस्ट हमें ये समझ आना शुरू हो गया है कि आपको समझ आनी शुरू हो गई है कि गलती कहाँ पर है। अब आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अगर हम कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाते, ये स्यापे को अपने गले में नहीं डालते, तो आज शायद आप भी शायद कुछ सुख शांति से रह रहे होते, कुछ खाना पीना सस्ते में मिल रहा होता आपको। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कई लोगों को अकल आनी शुरू हो गई है कि इस स्यापे को छोड़ देते हैं। पीओके वाले वैसे भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो क्यों ना इसे बोल दिया जाए कि यार ये फॉरेन टेरिटरी है। अब इससे जो कश्मीरी हैं पीओके वाले, वो बड़ा खुश हुए होंगे कि आज हमें 75 साल के बाद हमें समझ आई है कि भाई ये तो हमें बेवकूफ बना रहे थे। आज तक तो यही बोलते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज हमें फॉरेनर बना दिया, कल को बलोचिस्तान को बना देंगे। और आपको मालूम है कि जो खैबर वाले लोग हैं वो तो वैसे भी कई छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, जो चाय पीते रहते हैं तालिबान वालों के साथ जाकर, वो भी अलग होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि अब एक एक करके पाकिस्तान बोलना शुरू कर देगा, जिसने जहां जाना जाओ, हमने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, आप अपनी देखो हम अपनी देखते हैं। अब उसका रीजन क्या है भाई? ना रहेगा पाकिस्तान, ना किसी को पैसे दे वापस करने पड़ेंगे। अब सोच देखो अर्जुन जी, आपने एग्रीमेंट करे एज पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो जो आपने इतने पैसे दुनिया भर से उठाए हुए हैं देने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाला है आपकी कंट्री ने, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, पाकिस्तान तो खैर रहेगा, इसलिए कि हमें आप लोगों के साथ छेड़खानी तो करते रहनी है ना। लेकिन रोहित, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं कश्मीर के? मोदी को 10 साल और प्राइम मिनिस्टर बना दो, इस्लामाबाद भी फॉरेन टेरिटरी बन जाएगा, आप चिंता मत करो। ये क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना चाहूंगा कि कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों के दोनों अब अपने आप को इंडिया से एसोसिएट कर रहे हैं। हमारे सामने वीडियोस हैं, मैं अगर कहीं बोलूं कि मैं गलत बोल रहा हूं या कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वीडियोस आपके सामने मेरे सामने, जहां पे गिलगित बाल्टिस्तान में लोग बोल रहे थे कि रास्ता खोलो, हमें तो इंडिया जाना। और अगर ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात हुई है, आपने देखा होगा हामिद मीर साहब का क्लिप भी लगा हुआ है, साथ इमरान मजारी ने भी बात की है। दोनों यही कह रहे हैं कि फिर फौज किस लिए लगा रखी है? पाकिस्तान ने फौज भी लगाई है, वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, और उसके बाद उठकर ये कहना कि फॉरेन टेरिटरी है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस बात को हल्के में लेगा। आपके एक बड़े अच्छे दोस्त ने भी कुछ ऐसा ही बोला है, खैर ये भी है कहानी। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं एक चीज मानूंगा कि वो आदमी जो सोचता है ना, वो आदमी जो करता है ना, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हम लोग नहीं सोच सकते थे 370 हट जाएगी। इट इज अ रियलिटी, उसने हटा दी। ठीक है, हम लोग बालाकोट स्ट्राइक नहीं सोच सकते थे। अब बालाकोट स्ट्राइक को डिस्प्यूट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो अलग चीज है पाकिस्तान में। इंडिया में कोई क्लैरिटी, इंडिया में कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है, बहुत क्लैरिटी के सामने उसके प्रूफ्स हमारे सामने है, उसका वीडियो भी आया था। खैर, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जितनी भी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने कभी भी किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया है, पीसफुल वेज को सपोर्ट किया है। वो हमेशा बोलते रहे कि पीओके वापस आ जाएगा, लेकिन अपने आप आएगा, हम मिलिटरीली नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये समझिए। और ऊपर से यही प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मदर के लिए साड़ी लेके गए थे। तो कभी भी जैसे बोलते हैं कि नॉन पीसफुल वेज हमारी गवर्नमेंट या इंडिया या करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं यूज करते, अनटिल अनलेस ही इज फोर्स्ड टू डू दैट। तो अगर हम आगे देखें तो आगे आने वाले टाइम में जैसे कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब की जो लैंग्वेज है, उससे तो लगता है थोड़े बेटर रिलेशंस हो सकते हैं, बट प्रोवाइडेड टेररिज्म खत्म हो जाए। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी दोबारा आएंगे, और कब आते ही वो सबसे पहले कहेंगे कि तमाम नेबर्स के साथ टर्म्स अच्छे होंगे ना। वो माइनस आप क्या कर रहे थे, आप कर क्या रहे थे? 4 तारीख को आपको पता लग जाएगा। मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हमने कब मोदी जी आएंगे, 4 तारीख को आ रहे हैं। और ऑल फॉरेन जितने भी नेबर्स हैं सबको इनवाइट किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इनवाइट मिलेगा, तो इसलिए आप तो अपना टिकट बुक करानी बंद कर दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं। मोदी जी ने कल फोन किया, उन्होंने कहा कि उस सेरेमनी में मुझे बुला रखा है उन्होंने।
मुझे कहा था कि मुझे बेवकूफ बनाने का बड़ा शौक है आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे भी कॉल किया था उन्होंने उसके बाद, मुझे कहते कि आरजू को बेवकूफ बनाना इतना आसान है, फोन नहीं आता, ये दुनिया भर को बेवकूफ बनाती है, मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। नहीं मेरे पास मैसेज रखा हुआ है, और अभी भी देखिए एक मैसेज अभी भी मोदी जी ने कर रखे हैं, मुझे बाद में देखूंगी, मैं भी दिखाता हूँ आपको। वो मुझे भी बोल रहे थे कि ये सबका भेजा फ्राई करती है, मैंने आज इसका भेजा फ्राई कर दिया। नहीं उन्होंने कहा कि ओथ सेरेमनी में बुलाया है। आपके पास फोन आए अगली बार मोदी जी का, तो मेरी तारीफ जरूर कर देना, बस बात खत्म। मैंने बताया था, मैंने बता दिया उनको, ये कांग्रेस वालों के साथ मिल गए हैं, तो कहते मुझे पता है। वो सब लोग पता है, अरे मेरे पिछले पोस्ट पे कमेंट किया, मैंने कहा भाई एक असलियत नहीं सुन सकते आप लोग, एक अदर व्यू नहीं देख सकते इतना, मतलब बीजेपी अगर 2004 में हारी थी तो सिर्फ इसी वजह से हारी थी, ओवर कॉन्फिडेंस। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो पक्का हारोगे, यही गलती हुई थी 2004 में, और शायद इस बार वो उस लेवल की गलती नहीं है, क्योंकि मोदी का ऑरा इतना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जहां खड़ा कर दो ले आते हैं सीट्स, और अच्छी ले आते हैं। तो 230 इज दैट पॉइंट कि जहां से नीचे बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा सकते, बीजेपी प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा सकते एज ऑफ नाउ, आज की डेट में। कल की बात अलग है, आज की डेट में 230 से नीचे वो कभी नहीं जाएंगे। 230 भी आए, वर्स्ट पोजीशन भी आई, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि अलायंस एनडीए 272 क्रॉस कर जाएगा। नहीं हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, और यकीनन जब रिजल्ट आएगा और जब 4 तारीख को हम फिर शो करेंगे हम लोग, और फिर हम देखते हैं कि सुमित सर सही बता रहे थे या हमें रोहित जी ने सही बताया है। फिलहाल तो हम पूरे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान की तरफ से रोहित को नई टी शर्ट लेने की मुबारकबाद देते हैं कि फाइनली इन्होंने कोई और कलर भी पहना है, ब्लू भी पहना है। मेरी शादी में आई थी दहेज में। आरजू जी पुरानी शर्ट है, धोई पहली बार है तो साफ दिख रही। तो शादी कौन सी 200 साल पहले हुई थी? हाँ तो शादी में आई थी, शादी के जहेज में आई हुई। हाँ दहेज में आई थी मेरे। दहेज तो मना है भारत में, ये अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। क्या क्या? अरे आजकल उस दहेज को गिफ्ट बोलने लगे ना, उसमें यही आई थी, बस यही एक कमीज ही आई थी दहेज में, और कुछ नहीं था। अब मैंने दहेज मना कर दिया था। स्टेटमेंट भी चेंज कर दी अपनी। क्या दहेज में एक शर्ट ही आई थी, एक टी शर्ट ही आई थी बस, और कुछ नहीं आया था। ब्याह हमने बोला था दुल्हन ही दहेज है, इसलिए। कितना डर गया ना ये। नहीं मैं डरा नहीं, सच बात यही है, मेरे हाथ में रिकॉर्ड है। साधारण इंडिया देखती हूँ ना, उसमें वो दिखाते हैं दहेज के ऊपर सही कुट लगती है, तो जैसे इसने बोला ना दहेज में आई थी, मैं पकड़ो उसको जाके, दहेज ले रही है। ये शर्ट बहुत पुरानी है मेरी, और जो ये बोल रहे थे जैन साहब, मैं इसको इनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। आपकी बार आने दो इन्हें, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही मैं जो करवाऊंगा ना इनके साथ, इन्हें याद रहेगा। ये दोबारा मुझे मालूम है आजकल आप राहुल गांधी और केजरीवाल के साथ रहते हैं, जो कुछ वो गुंडागर्दी करते हैं वही कराओगे, चिंता मत कीजिए। हम भी अमित शाह को फॉलो करते हैं, पार्सल घर पहुंच जाएगा। अच्छा मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि घर पहुंचा देते राहुल अमित शाह? अरे सर क्या बात कर रहे हैं। और आरजू जी मेरी वैसे भी बड़े क्लोज मित्र है, और ड्रोन के कहाँ पहुंच जाते हैं आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। अभी शो के फौरन बाद अपने टेरिस पे जाके देखिएगा, आपको एक पैकेट मिलेगा। चाइना पाकिस्तान एक्सेस, ये बात तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं। ये चीज एनीवेज ये चीज अभी की सिचुएशन जो है वो ये है कि केजरीवाल जी आज तो जेल जाने वाले थे, लेकिन अगर आज वो जेल जाते हैं तो उसके बाद वो उसमें नहीं मिलेंगे, हमें काउंटिंग वाले दिन नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ने एक काम किया है कि एग्जिट पोल की जितनी भी डिबेट्स होंगी उसमें कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा नहीं बैठेगा। दैट मीन्स कांग्रेस हैज कंसीडर्ड डिफीट, क्योंकि एग्जिट पोल जब आता है, जब सारी वोटिंग खत्म हो चुकी होती है, उसके बाद आप कुछ भी बोल दीजिए वोटिंग पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तो वो क्यों नहीं बैठ रहे? इसका मतलब उन्होंने मान लिया ना कि वो हार रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये चीज एक बड़ी चीज है जो कि बताता है कि कांग्रेस ने अपनी डिफीट काउंटिंग से पहले कंसीड कर ली। वो तो दिख ही रही है, उन्होंने अच्छा हुआ मान लिया, वरना वो तो यहाँ पाकिस्तान से बैठ के भी हमें नजर आ रहा है। लेकिन हम इस पे यकीनन हाँ सही बात है। वो हमें चाइना में, आपको पाकिस्तान में, इनको भारत में बैठ के नहीं दिख रहा।
मैं कब बोल दूंगा यार, आप ऐसे एक्चुअल में चाइनीज हो, मतलब जो बात है उसको तोड़ मोड़ के बस पेश करना ना। मैंने तो एक सेंटेंस बोला ही है कि कांग्रेस ने अपनी डिफीट कंसीड कर ली है, तो उसके बाद मुझे कैसे नहीं दिख रहा है? मैंने आपका नाम कब लिया? मैंने आपका नाम लिया ही नहीं है। मैंने कहा कई लोगों को नहीं दिख रहा है यार कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, तो मैं आप अपने ऊपर ले जाते हैं। आज मुझे लगता है कि यार मुझे आपको कोई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या ऑपोजिशन के लीडर्स छोड़ के आपको कोई आदमी देखा है जो ये बोल रहा है कि मोदी वापस नहीं आ रहे? हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बड़े लिबराडू है। तो नहीं दिख रहा। मैं इंडिया में बैठ के बता रहा हूँ, एक आदमी नहीं दिख रहा मुझे। कांग्रेस के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जीत तो जाएंगे, अगर मेजोरिटी नहीं आई तो एनडीए अलायंस जो है उसकी मेजोरिटी तो आई जाएगी। ये तो कांग्रेस के लोग ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यकीनन मोदी जी जब वापस आएंगे तो आके पाकिस्तान के साथ फिर बात करने की जरूर कहेंगे, चाहे 2 दिन बाद फिर नाराज हो जाए, लेकिन कहेंगे जरूर अपनी स्टेटमेंट में। नहीं, आने दो इनको, आने दो इनको वापस। ये मैं जैन साहब का इंतजार करूंगा, एयरपोर्ट पे ही इनको बता दिया जाएगा, कंबल पड़ेगा ऊपर से। मैं भी लैंड करने से पहले ही आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है आपके साथ, आप देखते रहिए। बिल्कुल ऐसा ही, और 4th को हम लोग फिर मिलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।